हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्विक सीरीज में मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से संबंधित लेकर आई हूँ, जिसमें आज आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर से। तो ये क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन आंसर के साथ शुरू करते हैं। फटाफट से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे यूपीपीएससी के लिए जो पेट का एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। बात की जा रही है स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। तो आपको बताना स्थिर मूल्यों पर घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। -4.2%, -4.2% या 2.4% या -2.4%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -4.2% जो है स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर -4.2% रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों वो थे, ये था हमारा स्थिर मूल्य, और यहाँ बात हो रही है प्रचलित मूल्यों की। तो प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बतानी है आपको। तो ये क्या होगी, -0.4% या फिर 0.4%, 2.4% या 4.2%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, इसका उत्तर बताना है। तो 2.9%, 3.12% या 2.3% या -2.8%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, कृषि, मत्स्यन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन। तो आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है। कृषि भी आएगा, मत्स्य भी आएगा, वानिकी भी आएगा और खनन उत्खनन, ये चारों ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो हमें बताना है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। विनिर्माण, विद्युत, गैस या जलापूर्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों ही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अर्थव्यवस्था के, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। अगला है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बताना है क्या क्या आएगा। परिवहन, संचार, व्यापार या वित्त एवं स्थावर संपदा। तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है, केवल एक या चार, केवल 1 2 3 या फिर 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही जो हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 24.1%, 27.2%, 32.8% या 17.6%। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24.1% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र, वो तो प्राथमिक क्षेत्र की बात आ रही थी, अब बताना है द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान रहा है 25.2%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की तृतीय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46.3%। अगर प्राथमिक
द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का रहा है, जिसमें सेवाएं आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 40,310, 56,310, 44,415 या 48,812। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40,310। ठीक है, 40,310 जो है प्रति व्यक्ति आय है किसकी? उत्तर प्रदेश की। वित्तीय वर्ष में स्थिर मूल्य पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 40,310। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? आपको बताना उत्तर प्रदेश में कितना निवास करता है देश की जनसंख्या का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्टली बात की जाए तो 16.49% है। ठीक है, संपूर्ण भारत की लगभग 16.49% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, और जो इसके समीप आंसर की बात की जाए तो 16.9 ये आंसर लिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 70.5%, 77.7%, 82.8% या फिर 16.4%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है लगभग कितनी? 77.7% जनसंख्या। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि यहाँ बात हो रही है जीएसटी की, जीएसटी की जिम्मेदारी लगभग कितनी है? 28.2%, 21.7%, 40.3% या फिर 48.6%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40.3% जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये हिस्सेदारी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व व्यय में सम्मिलित है? तो राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों ही सही हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्य करों में वसूली पर व्यय, ब्याज पर का भुगतान, प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। ठीक है, ये क्या है? ये राजस्व व्यय है जो उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश का प्राथमिक पाटा कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.19%, 3.12%, 1.80% या फिर 4.18%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.19%। ठीक है, जो प्राथमिक पाटा अनुमानित कितना है? 2.19%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत रहा? जीएसडीपी की तुलना में कितने प्रतिशत रहा? -0.66%, 3.30%, 2.05% या 1.76%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि -0.66%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थायी मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि कितनी हुई है? स्थायी मूल्यों पर तो 0.9%, 7.6%, -6.0% या फिर 5.4%। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी -6.0%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश राज्य की ऋण की संरचना में ऋण का प्रमुख स्रोत क्या था? भारत सरकार से प्राप्त व्यय, या पावर बॉन्ड्स, या फिर बाजार ऋण, या फिर वित्तीय संस्थाओं में प्राप्त ऋण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजार ऋण। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश राज्य के ऋण के स्रोतों में बाजार ऋण का योगदान था। तो बाजार ऋण का कितना योगदान था? 64.3%, 42.3%, 18.8%, या फिर 50.5%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64.3%। ठीक है। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 की अवधि में राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक की ऋण सीमा का निर्धारण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.0%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का योगदान है। तो आपको बताना है राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का योगदान कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55.82%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत का योगदान केंद्र सरकार अंतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर हो जाएगा 44.18%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान ऑप्शन नंबर सी, 23.8% द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। अब हमें बताना है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान 49.2% तृतीय क्षेत्र का योगदान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु का योगदान सबसे अधिक था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? यह आपको आंकड़ों में बताना है कि कितना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17,17,505 करोड़। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो किसकी न्यूनतम आय कम है? तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो न्यूनतम है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 65,338। वित्तीय वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के आधार पर स्थायी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में पशुधन का योगदान लगभग कितना था? पशुधन का योगदान कितना था? उत्तर हो जाएगा 5.3% पशुधन का योगदान था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना था? 10.4% विनिर्माण क्षेत्र का योगदान था। अगला है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों में प्रचलित मूल्यों पर पूछा है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71,472। 71-72 से याद रखिएगा। ठीक है, 71 और फिर 4 72। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर पूछा है।
वित्तीय वर्ष 21-22 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि बुनियादी मूल्यों पर की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.9%। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का केंद्र बिंदु है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या था? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ठीक है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ये इस बार का उत्तर प्रदेश का मुख्य बिंदु था, केंद्र बिंदु। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा स्तंभ है अवस्थापना विकास या जन स्वास्थ्य या मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास या फिर कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चारों ही। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की अवधारणा के स्तंभ है, ये चारों ही ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है कि आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख की जो धनराशि है इसकी सहायता दी जाती है यदि कोई किसान जो है दुर्घटना में मर जाता है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में पहला है। ठीक है, आलू में पहला है और गन्ना उत्पादन में पहला है। ठीक है, देश में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का किस नंबर का योगदान है, स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला स्थान है। देश में पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, पशुधन में पहला है। ठीक है, और ग्रामीण शौचालय निर्माण में पहला है, खाद्यान्न में पहला है, गेहूं में पहला है, गन्ना उत्पादन में पहला है, आलू में उत्पादन में पहला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देश के कुल पशुधन के उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो कुल पशुधन का उत्तर प्रदेश का योगदान कुल पशुधन में कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.4% का योगदान जो है पशुधन में है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? हमें बताना है दूध उत्पादन में। तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश में उत्पादित कुल दूध में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो उत्पादित कुल दूध में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 6%, 8%, 15% या फिर 20%? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20% का योगदान है। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो परफॉर्मेंस इंडेक्स, आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। ठीक है, पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 का केंद्र बिंदु था कृषि विकास, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण या युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन एवं रोजगार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन एवं रोजगार, ये इसका उत्तर होगा। अगला है, वर्ष 2020-30 तक उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण
किए जाने का लक्ष्य है? 10, 20, 15 या 33%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। देश में मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय बनाया जाना प्रस्तावित है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी। ठीक है, जनजातीय संग्रहालय बनाया जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला है, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर थी, ये मैंने आपको क्विक रिवीजन में करा दी है। ठीक है, और अगली क्लास में और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 50-50 करके रिपीट, मतलब ये रिवीजन के तौर पर दिए गए हैं और ये रिवीजन करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू क्लास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए।